सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे करवाता हूँ परीक्षा मंथन करंट अफेयर्स। लक्ष्य एक 2022 संपूर्ण 2021 से लेकर के जनवरी 2022 तक का करंट अफेयर्स है। चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य, भारत चीन सीमा गतिरोध, पूर्वी लद्दाख और अरुणाचल में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC एवं चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर अब तक चली वार्ताओं में कई इलाकों को लेकर तनाव बरकरार है। हाल ही में उपग्रह तस्वीरों के आधार पर अरुणाचल सीमा के पास चीन द्वारा लारा गांव बसाए जाने, भूटान की सीमा के भीतर निर्माण किए जाने की खबरें आई है। इन सब के बीच सैन्य कमांडर स्तरीय वार्ता और राजनयिक स्तरीय वार्ताओं का दौर जारी है। ठीक है। इस हालात में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री S जयशंकर ने हाल ही में चीन के रवैये को लेकर कड़े बयान जारी किए हैं। ये उस समय की समाचार बताई जा रही है। समझते चलिए जहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ऐसे में चीन के साथ चल रही वार्ताओं के भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सीमा पर सामरिक महत्व के कई इलाकों को लेकर तनाव बरकरार है। चीन का रुख, भारत इस बात पर जोर दे रहा है कि देपसांग समेत टकराव के सभी बिंदुओं पर लंबित मुद्दों का समाधान दोनों देशों के बीच संबंधों के समग्र सुधार के लिए जरूरी है। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर तैनात भारी भरकम फौज की वापसी को लेकर भारत चीन के बीच पिछले महीने हुई 13वीं दौर की सैन्य वार्ता तल्खी के साथ खत्म हुई। हालांकि दोनों देश फिर से बातचीत के लिए तैयार हुए हैं। दरअसल जब तक कैलाश रेंज पर भारतीय जवानों का कब्जा रहा, चीन दबा रहा। वार्ता के दौरान चीन ने कई इलाकों में अपनी फौज पीछे हटाने के एवज में भारत से कैलाश रेंज खाली करने की मांग रखी। जब कैलाश रेंज खाली हो गया तो फिर से अपने रंग में लौट आया। अब भारत के सामने चीन को देपसांग इलाके में पीछे धकेलने की चुनौती फिर से मुंह बाएं खड़ी है। देपसांग प्रकरण देख लीजिए। क्वेश्चन पूछ सकता है देपसांग प्रकरण किस किस देश के बीच में, तो भारत और चीन के बीच में। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। आगे देखिए। देपसांग क्षेत्र में कई जगहों पर भारत और चीन के सैनिक आमने सामने हैं। वार्ताओं में सहमति के बावजूद चीन सेना भारतीय सैनिकों को पिछले साल से ही अपने पारंपरिक पेट्रोलिंग पॉइंट PP 10, 11, 8, 12 और 13 के साथ डेमचोक क्षेत्र सेक्टर में ट्रैंक जंक्शन, चार्डिंग, निंग, लुंग नाला तक जाने नहीं दे रही है। चीनी सैनिकों ने इन इलाकों के रास्ते रोके रखे हैं। भारत चाहता है कि देपसांग पठार में उसे गश्त के पुराने अधिकार मिले, जहां चीन सैनिक अभी भी उसे PP 10 से 13 तक जाने नहीं दे रहे हैं। भारत इस बात पर जोर दे रहा है कि देपसांग समेत टकराव के सभी बिंदुओं पर लंबित मुद्दों का समाधान दोनों देशों के बीच संबंधों के समग्र सुधार के लिए जरूरी है। माना जा रहा है कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने वार्ता के 13वें चरण में देपसांग में तनाव कम करने पर जोर देते हुए अपना रुख पुरजोर तरीके से रखा था। आगे देखिए। पृष्ठभूमि, भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर विवाद होना तो कोई नई बात नहीं है। 2020 को दोनों देशों के सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग त्सो झील के नॉर्थ बैंक में झड़प हुई थी। इस झड़प में दोनों ही पक्षों के दर्जनों सैनिक घायल हो गए थे।
इसके बाद 15 जून 2020 को विवादित गलवान घाटी में एक बार फिर दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई। इसमें दोनों तरफ के सैनिक शहीद हुए थे। गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई, जिसके बाद फरवरी में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू की गई। पैंगोंग त्सो झील के उत्तरी तट से दोनों तरफ के सैनिक अपने हथियारों के साथ पीछे हटने लगे, लेकिन दोनों देशों के बीच मौजूद फ्रिक्शन पॉइंट्स पर सैनिकों का पीछे जाना अभी शुरू नहीं हो सका है। क्या सेना को पीछे हटाना भारत की गलती थी? पैंगोंग त्सो झील के इलाके में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया की शुरुआत में महत्वपूर्ण प्रगति की कमी का हवाला देते हुए कुछ जानकारों ने कहा है कि शायद खुद को मिला सामरिक लाभ को छोड़कर भारत ने गलती की है। फरवरी 2021 में दोनों देश झील के पास के इलाके से सेना और हथियार पीछे हटाने को लेकर देशों के बीच हुए समझौते के बाद भारत ने सामरिक तौर पर महत्वपूर्ण कैलाश रेंज से अपनी सेना पीछे कर ली है। चीन का उद्देश्य क्या है? भारत को कैलाश रेंज से हटाना था ताकि भारत को सामरिक तौर पर जो महत्वपूर्ण बढ़त हासिल है वो खत्म हो जाए। ठीक है, ताज़ा स्थिति देख लीजिए क्या है। 4 स्ट्रेटजिक फ्रिक्शन पॉइंट में से 2 हॉट स्प्रिंग पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और 17 और गोगरा पोस्ट से चीन ने अपने सैनिक पीछे हटाने से मना कर दिया है। बातचीत में चीन ने भारत से कहा कि अब तक भारत को जो मिला है उसे उसी में खुश होना चाहिए। चीन का हॉट स्प्रिंग पोस्ट से पीछे हटने से इनकार। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर जारी बातचीत के बीच नाकुला में झड़प हुई। चीन सेना सीमा के नज़दीक अपने सैन्य ठिकानों में सैनिकों की तैनाती बढ़ा रही है और एलएसी के आसपास भीतरी इलाकों के सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह भेज रही है। इधर भारतीय आर्मी भी सीमा के नज़दीक अपनी सेना की तैनाती बढ़ा रही है और अपने बुनियादी ढांचे को बेहतर बना रही है। आगे देखिए, अगला टॉपिक है कृषि कानून की वापसी। कृषि कानून की वापसी, तो ये भारत और चीन से लेकर के जो भी सीमा विवाद थे उन पर चर्चा की गई। विवाद के पृष्ठभूमि में क्या था और वर्तमान स्थिति क्या है, इन सारे मुद्दे पर अभी बात की गई। उस समय का जो भारत और चीन के बीच संबंध चल रहा था 2021 में, उसकी चर्चा यहाँ पर की गई थी। आप वीडियो को 1 से 2 बार सुनिएगा, ठीक है। और वहाँ कोई विशेष क्वेश्चन बनने, प्रीलिम्स के लिए कोई विशेष क्वेश्चन वहाँ से बनने की संभावना कम थी। आपका एक थॉट प्रोसेस थोड़ा डेवलप होने की वहाँ पे बात की गई है। आगे देखिए, कृषि कानून की वापसी। केंद्र सरकार किसानों, खासकर छोटे किसानों के कल्याण और कृषि जगत के हित में गांव के गरीब किसानों के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा और नेक नियति से 3 कानून लेकर आई थी। लेकिन अपने तमाम प्रयासों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों को समझा नहीं पाई। ठीक है, आगे देखिए, तो ये जो है सरकार की स्टेटमेंट थी। आगे देखिए, कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने 14 महीने बाद अंततः इसे वापस लेने का ऐलान कर दिया है। अंततः सरकार ने संसद में इन्हें रद्द करने का प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, आगे देखिए, किसान भाइयों को समझा नहीं पाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि शायद हमारी तपस्या में कमी रही होगी और हम किसानों को ठीक से समझा नहीं पाए। मोदी बोलते हमारे नियत में कहीं कोई कमी नहीं थी, बस हम किसानों को अच्छे से समझा नहीं पाए, कोई मेरी तपस्या में कमी रही होगी। आगे देखिए, आगे किसानों की प्रमुख मांगें भी मानी गई। किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं। पराली जलाने को अब अपराध की श्रेणी से हटा लिया गया है। अब की स्थिति क्या है?
कि जो भी किसान पे मुकदमे दर्ज हुए थे उसे वापस लिए गए हैं। पराली जलाने को अब अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है और किसानों की जो प्रमुख मांगे थी उसे मान लिया गया है और कृषि बिल को सरकार वापस ले ली। कानून का मकसद क्या था? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसानों की स्थिति सुधारने के लिए 3 कृषि कानून लाए गए थे। इसका मकसद था किसानों, खासकर छोटे किसानों को और ताकत मिले, उपज की सही कीमत और इसे बेचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प मिले। इन कानूनों की मांग बरसों पुरानी थी। संसद में चर्चा व मंथन के बाद इन्हें लाया गया था। देश के किसानों और अनेक किसान संगठनों ने इसका समर्थन किया। विदित हो कि जनवरी 2021 में सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं के संदर्भ में तीनों कृषि कानून पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी थी और इसके साथ ही मुद्दों के समर्थन के लिए अस्थायी समिति का भी गठन किया गया था। आगे देखिए, क्यों पीछे हटी केंद्र सरकार? यूपी, उत्तराखंड, पंजाब विधानसभा चुनाव, विशेषकर यूपी में मजबूत किसान आंदोलन से जाट समुदाय में नाराजगी से वोट बैंक का खतरा रहा। यूपी चुनाव, उत्तराखंड, पंजाब विधानसभा चुनाव हाल ही में था, वर्तमान में था और वोट बैंक यहाँ पे खतरा, वोट बैंक का नुकसान यहाँ पे दिखाई पड़ा। एक कारण ये हो सकता है। दूसरा, उपचुनावों का झटका भी लगा। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में करारी शिकस्त से सरकार को जमीन स्तर पर नाराजगी का एहसास हो गया। उपचुनाव में झटका लगा था। आगे देखिए, लखीमपुर कांड, किसानों पर कार चढ़ाने की घटना से सरकार को बड़ी बदनामी हुई। घटनास्थल पर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र की मौजूदगी में ही किसानों पर गोलियां चलाने की भी पुष्टि हुई। तो ये लखीमपुर कांड भी एक मुद्दा रहा। उपचुनाव का झटका, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब की विधानसभा आने वाले चुनाव थे, लखीमपुर घटना, ये सारे मुद्दे रहे जिस पर केंद्र सरकार पीछे हटी है। एक कारण माना जा सकता है। आगे देखिए, अब अपनों का बढ़ता विरोध, मणिपुर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सीधा मोर्चा खोल दिया तथा सांसद वरुण गांधी ने भी इस विषय पर तीखा हमला बोला। अपने लोग भी, सरकार के अपने लोग भी इसका विरोध यहाँ पे दिखाई पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि को धक्का लगा। किसान आंदोलन मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पीएम मोदी की छवि को धक्का लगा। कई देशों ने सार्वजनिक तौर पर किसान आंदोलन से निपटने में सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार की छवि को धक्का लगा, अपनों का बढ़ता विरोध दिखाई पड़ा। लखीमपुर कांड, उपचुनाव का झटका, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब विधानसभा में चुनाव, ये सब कारण थे जिसके पीछे केंद्र सरकार किसान बिल को वापस ले ली थी। आगे देखिए, झुकना पड़ा। कृषि कानून पर सरकार और किसानों का पक्ष। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण कानून 2020। सरकार का तर्क, कानून में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और व्यापारियों को राज्य की पीएमसी की रजिस्टर्ड मंडियों से बाहर फसल बेचने की आज़ादी होगी। सरकार का यह तर्क था। इसमें किसानों की फसल को एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना किसी रोक टोक के बेचने को बढ़ावा दिया गया। ठीक है। बिल में मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च कम करने की बात कही गई ताकि किसानों को अच्छा दाम मिल सके। किसानों की राय, राज्य को राजस्व नुकसान होगा क्योंकि अगर किसान पीएमसी मंडियों से बाहर फसल बेचेंगे तो मंडी फीस नहीं वसूल पाएंगे, तो राज्य को राजस्व का नुकसान होगा। इसमें राज्य को नुकसान है। ये सब किसान की राय थी। आगे देखिए, कृषि व्यापार अगर मंडियों से बाहर चला गया तो कमीशन एजेंटों का क्या होगा? जो बीच में कमीशन एजेंट लेते हैं उनका क्या होगा? वो तो बेरोजगार हो जाएंगे। फिर राज्य को नुकसान होगा और कमीशन एजेंटों का व्यवसाय चला जाएगा। इसके बाद धीरे धीरे एमएसपी के फसल खरीद बंद कर दी जाएगी और यदि इस प्रकार से स्थिति रहा तो सरकार एमएसपी के पक्ष में नहीं है, एमएसपी को बंद कर दिया जाएगा। मंडियों में व्यापार बंद होने के बाद मंडी
मंडी ढांचे की तरह बनी ई नेम जैसी इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्रणाली का आखिर क्या होगा। जो ई नेम एक इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्रणाली बनाई गई है उसका क्या होगा। तो ये सारे तर्क किसके रहे हैं, किसानों के। तो आपसे यदि पूछा जाएगा कि किसानों की राय क्या थी, किसानों की राय जो 3 कृषि बिल था उनके पक्ष में राय को बताइए। तो राय क्या बताइएगा। इसमें किसानों का राय था कि अगर पीएमसी मंडियों से बाहर फसल बेचेंगे तो मंडी फीस तो नहीं वसूले जाएंगे, इससे राज्य को राजस्व का नुकसान होगा। और इसमें यदि कृषि व्यापार मंडियों से बाहर चला गया तो कमीशन एजेंट बेरोजगार हो जाएंगे। और सरकार से संभावित इस प्रकार से रुख अपना रही है कि एमएसपी से फसल खरीद भविष्य में बंद कर दी जा सकती है, इस पर भी एक खतरा था। और यहाँ पे बताया गया ई नेम जो एक इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्रणाली बनाई गई, ये किस लिए बनाई गई, ये तो बेकाम का हो जाएगा। फिर आगे देखिए, कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून 2020। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए फ्रेमवर्क, कानून में कृषि करारों कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क बनाने का प्रावधान है। इस कानून के तहत किसान कृषि व्यापार करने वाले फर्मों, प्रोसेसर्स, थोक व्यापारी, निर्यातकों या बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके पहले से तय एक दाम पर भविष्य में अपनी फसल बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। आगे देखिए, अनुबंधित किसानों को तकनीकी सहायता और फसल स्वास्थ्य की निगरानी, ऋण की सुविधा और फसल बीमा की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ये फ्रेमवर्क है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के फ्रेमवर्क में क्या क्या समझना है। इसमें राष्ट्रीय फ्रेमवर्क बनाने का प्रावधान है। किसान, इस कानून के तहत जो किसान कृषि व्यापार करने वाले फर्मों, प्रोसेसर्स, थोक व्यापारी, निर्यातकों, बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके पहले से तय एक दाम पर अपनी फसल बेच सकेंगे, ये था। और इसके फ्रेमवर्क में क्या है, तकनीकी सहायता और फसल स्वास्थ्य की निगरानी की जाएगी, फसल बीमा की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के फ्रेमवर्क हैं। आगे देखिए, छोटे किसानों को इसमें नुकसान क्या क्या हो सकता है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के दौरान किसान प्रायोजक या बड़े खुदरा विक्रेताओं से खरीद फरोख्त पर चर्चा करने के मामले में कमज़ोर होगा। छोटे किसान तो कॉन्ट्रैक्टर तक पहुंचने में थोड़ा उनको मुश्किल हो सकती है। खरीद फरोख्त पर चर्चा करने के मामले में छोटे किसान कमज़ोर पड़ जाएंगे, तो छोटे किसानों के यहाँ पर नुकसान है। छोटे किसानों की भीड़ होने से शायद प्रायोजक और उनको सौदा करना पसंद ना करें। प्रायोजक जो हैं उनसे सौदा करना पसंद नहीं करें, क्योंकि वो बड़े किसान को, बड़े माल को ही देखेंगे। किसी विवाद की स्थिति में एक बड़ी निजी कंपनी, निर्यातक, थोक व्यापारी या प्रोसेसर जो प्रयोजक होगा उसे बढ़त होगी। जो भी थोक व्यापारी होगा, प्रोसेसर होगा, प्रयोजक होगा, निजी कंपनी का एक जिसका वर्चस्व ज़्यादा है, जो बड़ी निजी कंपनी है उसकी यहाँ पे वर्चस्व बढ़ेगी। ठीक है, तो ये छोटे किसानों के यहाँ पे नुकसान दिखाई पड़ा है। तो समझ गए आगे, समझ गए आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में। चलिए, अगला टॉपिक है आवश्यक वस्तु संशोधन। आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि आवश्यक वस्तु संशोधन कानून कब लाया गया, तो 2020 में। ये भी ध्यान में रखिए। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो कानून है, कृषि सेवा पर करारा कानून, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करारा कानून कब लाया गया, 2020 में। ये सब ध्यान में रखिए। आवश्यक वस्तु संशोधन कानून पर चर्चा करते हैं। भंडारण की छूट, कानून में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान है। आवश्यक वस्तु संशोधन कानून में किसे किसे हटाने की बात की गई है, अनाज को, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान है।
इन सारे वस्तु को समझ जाइए। इसका अर्थ यह हुआ कि सिर्फ युद्ध जैसी असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर जब जितना चाहे इसका भंडारण किया जा सकता है। युद्ध जैसी परिस्थितियां होगी उस समय, यानी संकटकालीन परिस्थितियां होगी उस समय अनाज को, दलहन को, तिलहन को, खाद, प्याज, आलू, ये सब का भंडारण आप नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा और जो समय होंगे उसमें आप इसका भंडारण कर सकते हैं। आगे समझते रहिए। इस कानून से निजी सेक्टर का कृषि क्षेत्र में डर कम होगा, क्योंकि अब तक अत्यधिक कानून हस्तक्षेप के कारण निजी निवेशक आने से डरते थे। प्रतिस्पर्धी बाजार का वातावरण बनेगा और फसल को नुकसान में कमी आएगी। ठीक है। कीमतें अनियंत्रित हो जाएगी। आगे देखिए, असाधारण परिस्थितियों में कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा होगा, जिसे बाद में नियंत्रित करना किसी के लिए मुश्किल होगा। असाधारण परिस्थिति यानी कि युद्ध की परिस्थिति, संकटकालीन परिस्थिति, महामारी की परिस्थिति, तो ये कीमत जो है अनियंत्रित हो सकती है। कृषि क्षेत्र में बड़ी कंपनियां के आने से उन्हें किसी फसल को अधिक भंडार करने की क्षमता होगी। कृषि क्षेत्र में बड़ी कंपनियां आएगी तो उनकी फसल को अधिक भंडार करने की इसके पास क्षमता होगी। ये भी एक यहाँ पे बताया जा रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि फिर ये कंपनियां किसानों को दाम तय करने पर मजबूर करेगी और फ़ायदा उठाएगी। ठीक है। बड़ी कंपनी के पास भंडारण ज़्यादा होगा, अपने अनुसार फिर रेटिंग करेंगे, तो कीमतें अनियंत्रित हो सकती है। भंडारण की जो छूट होगी वो असाधारण परिस्थितियों को छोड़ करके, ठीक है। आगे देखिए, एमएसपी गारंटी कानून बनाने तक आंदोलन जारी रहेगा। किसान आंदोलन की शुरुआत भले ही तीनों कृषि कानून को समाप्त करने के लिए हुई हो, लेकिन बाद में इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की गारंटी की मांग जुड़ गई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि सरकार एमएसपी की गारंटी देने के लिए कानून बनाए। जब तक कानून नहीं बन जाता हमारा आंदोलन जारी रहेगा। किसानों का कहना था कि हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बन जाता। एमएसपी को अस्थायी करने की बात। आगे देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को और प्रभावी बनाने का आश्वासन दिया। उन्हें कहा कि इसके लिए एक कमेटी बनाएं। कमेटी में केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधि, किसान, कृषि वैज्ञानिक और कृषि अर्थशास्त्री होंगे। कमेटी जीरो बजट खेती और किसानों के हित में निर्णय लेगी। फिर से पुराने ढर्रे पर लौटेगा देश का कृषि क्षेत्र। यूँ तो तीनों कृषि कानून फिलहाल लंबित ही थे, लेकिन अब इसकी वापसी के फैसले के बाद यह तय हो गया है कि खेती बाड़ी पुराने पटरी पर ही चलेगी। कृषि उत्पाद के व्यापार और जिन्सों की अंतर्राज्यीय आवाजाही पर पहले वाले प्रतिबंध वाले प्रावधान लागू हो जाएंगे। स्थानीय मंडियों के कानून के मकड़ जाल और आढ़तियों का हस्तक्षेप जारी रहेगा। कृषि क्षेत्र और किसानों के लाभ के मद्देनज़र सुधार की प्रक्रिया थम गई, जिससे कृषि प्रसंस्करण उद्योग को धक्का लगेगा। घरेलू व्यापार के साथ जिन्सों के निर्यात का प्रभावित होना तय है। हालांकि कृषि क्षेत्र में कानून सुधार की जिम्मेदारी अब राज्यों पर ज़्यादा है। निजी मंडियों के थे ये प्रस्ताव। कृषि उपज की बिक्री के लिए सरकारी मंडियों के साथ प्राइवेट मंडियों की स्थापना से कारोबार में प्रतिस्पर्धा का रास्ता खुल गया था। इसके मद्देनज़र देश में तकरीबन 500 प्राइवेट कृषि मंडियों के खुलने के प्रस्ताव तैयार हो गए थे। सहकारी संगठन नैफेडा ने 200 मंडियों की स्थापना का मसौदा तैयार कर काम शुरू कर दिया था। आधा दर्जन कृषि मंडियों में काम चालू हो चुका था। सरकार के इस फैसले ने इन मंडियों का काम प्रभावित जरूर होगा, लेकिन मंडियों को बंद करने की नौबत नहीं आएगी।
अब सरकार कर सकती है इन सुधारों का रुख। वैसे अब आगे सरकार ज़्यादा ठोस कृषि कानून को अंजाम दे सकती है। इनमें यूरिया कीमतों को नियंत्रित, मुक्त फर्टिलाइज़र, पानी, बिजली और इनपुट सब्सिडी में ब्याज नगद ट्रांसफ़र, इनपुट सब्सिडी के बजाय नगद ट्रांसफ़र, खुली खरीद बंद करने की कीमतों की जगह न्यूनतम आय गारंटी जैसे सुधारात्मक कदम उठा सकती है। तो इस संभावित दृष्टिकोण बताया गया यहाँ पे। एमएसपी कानून बनाने तक आंदोलन जारी रहेगा, ऐसा कहा गया। ठीक है, तो समझ रहे होंगे ये जो सारा था टॉपिक कृषि से रिलेटेड था। राष्ट्रीय परिदृश्य में हम लोग राष्ट्रीय नेशनल न्यूज़ में शुरुआत किए हैं। तो एक टॉपिक आपका हो गया भारत चीन से गतिरोध के संबंध में, कृषि कानून वापसी के संबंध में और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के संबंध में। फिर उसके बाद आपको आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020 के संबंध में चर्चा हुई है और एमएसपी के संबंध में चर्चा हुई है। अगला है आत्मनिर्भरता की ओर प्रतिरक्षा उद्योग। आत्मनिर्भरता की ओर प्रतिरक्षा उद्योग। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है अगले वीडियो में करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। तब तक वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार आप देखिए, समझिए। पीडीएफ इत्यादि मटेरियल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। ओके बाय, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।